नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आपकी आवाज में आज बात करेंगे गद्दारी पर हो रहे गदर की। जी हां, गद्दारी को लेकर दोनों ही सियासी पार्टियां एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। मध्य प्रदेश में टाइगर को लेकर तो आपने जुबानी हमले सुने ही होंगे, लेकिन अब गद्दार कौन है इसे लेकर भी एक जंग छिड़ गई है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस के निशाने पर महाराज हैं और लगातार कांग्रेस महाराज को निशाने पर ले रही है, लेकिन इस बार बहाना कंगना का है और निशाना ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। वहीं बीजेपी ने भी पूर्व की कमलनाथ सरकार को जनता से धोखेबाजी के आरोप लगाते हुए गद्दार करार देने में देर नहीं की है। तो अब सवाल यही है कि एक डे पर बयानबाजी से क्या वाकई ग्वालियर चंबल की जंग दिलचस्प हो चली है और इसका फायदा किसे मिलेगा? बहुत सारे सवाल हैं, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में उपचुनाव के रण में सियासी बयानबाजी अब पार्टियों का मुख्य हथियार बन गया है। एमपी में टाइगर कौन के बाद अब जंग गद्दार पर शुरू हो गई है। पहले अपने आप को टाइगर बताया गया, अब एक दूसरे को गद्दार बताने में कोई पीछे नहीं। कांग्रेस ने तो बाकायदा इसके लिए मणिकर्णिका फिल्म के सीन को ट्वीट कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बता दिया। आप चाहो तो मेरा किला रख लो, जब तक ये दंगे खत्म नहीं होते। साथ ही अभिनेत्री कंगना रनौत को ग्वालियर आने का न्योता भी दे दिया। इतना ही नहीं, सिंधिया घराने का इतिहास भी बता दिया। जो सिंधिया कांग्रेस छोड़ के अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, झांसी की रानी का इतिहास, इनके पूर्वजों का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। पूरा प्रदेश और देश जानता है। आज जो झांसी की रानी के साथ जो धोखा हुआ, जो गद्दारी हुई थी, निश्चित तौर पर कंगना के साथ भी यही हो रहा है। कांग्रेस ने कंगना के कंधे पर बंदूक क्या रखी? बीजेपी ने इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र बताया और महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के साथ कांग्रेस को निशाने पर लिया। एक महिला के साथ जो व्यवहार कांग्रेस समर्थित सरकार ने किया है और कांग्रेस चुपचाप उसे देखती रही, सुनती रही है। अब किस मुंह से वो बात करते हैं? ये दोहरा चरित्र चलेगा नहीं। जिस प्रकार का आपने आचरण व्यवहार किया है वो जनता कभी आपको माफ़ करेगी नहीं और आपकी ये दोहरी चाल अब सब नाकाम होगी। ग्वालियर चंबल को फतह करने के लिए कांग्रेस लगातार सिंधिया पर हमलावर है, तो बीजेपी ने भी पूर्व सीएम कमलनाथ पर वक्त वक्त पर जनता से धोखा करने का आरोप लगाया है। अब वार पलटवार गद्दार को लेकर हो रहा है। देखना होगा कि चुनावी रण में गद्दार पर यह गदर कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीधे रुख करेंगे तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। बृजेंद्र सिंह राठौर साहब हमारे साथ जुड़े, पूर्व मंत्री रहे हैं, पक्ष रखेंगे कांग्रेस का। और उमाशंकर गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पक्ष रखेंगे बीजेपी का। पूर्व में ये भी मंत्री रहे हैं, लंबा अनुभव है। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहले तो मैं बृजेंद्र सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जो कंगना आपको मध्य प्रदेश में अच्छी लग रही है वो महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में बुरी लग रही है, तो ये अलग अलग चीजें क्यों सर? देखिए, अगर मुझसे पूछा जाए तो व्यक्तिगत मेरी राय यह है कि मैं कंगना और सुशांत के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि ये केवल इसलिए इन सब बातों को ज्यादा उछाला जा रहा है कि ताकि देश के मुख्य जो मुद्दे हैं उनसे हम ध्यान भटका सकें। आज कोरोना के नाम के ऊपर लूट मची हुई है, आप जानते हैं। बिजली के ऊपर लूट है, डीजल पेट्रोल में लूट है, तबादलों में लूट है, हर कार्यालय में लूट है, मजदूर पलायन फिर से शुरू कर रहा है, नौजवानों की नौकरियां जो है जा रही हैं, बृजेंद्र जी मुआवजा नहीं मिल रहा। बृजेंद्र जी, मैं इसी को लेकर इसलिए पूछना चाहता हूं कि अगर आप खुद वरिष्ठ नेता है पार्टी के, और जब आपका कहना है कि ये मसला ध्यान भटकाने वाला मसला है, मैं आपको थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूं, ठीक, लेकिन आपकी पार्टी ट्वीट करके उन्हीं कंगना को मध्य प्रदेश की राजनीति में एंट्री दिलवाती है, कहती है आप ग्वालियर आइए। नहीं, देखिए, ये सब बातें क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, स्वाभाविक बात है। जब भारतीय जनता पार्टी
शत्रुघ्न सिन्हा जी हाथ छोड़ गए और भी नेता साथ छोड़ गए, तो अब उनको जरूरत है। तो सुशांत जी का मुद्दा इतना उछला, आज कंगना जी का मुद्दा जो है ये सब चल रहा है। तो ये सब बातें जो है जब एक पक्ष कहेगा तो स्वाभाविक रूप से दूसरा पक्ष उसको कहेगा। तो इस चक्कर में जो है जवाब देना पड़ता है। जब आप कोई प्रश्न करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसका जवाब भी देना पड़ता है। अभी हम सुन रहे थे, हमारे मित्र गुप्ता जी बैठे हैं, संयोग से हम लोग ज्यादातर साथ ही साथ बैठते हैं। इन्होंने कहा कि कंगना को आमंत्रण देने में और बड़ी एक बहला की वो हो रही है, मैं ये भूल जाते हैं कि आप सोनिया गांधी जी के लिए टिप्पणी करते हैं। उस पर फिर आप क्या सोच है आपका? आप उमा भारती जी को बेइज्जत करके पार्टी से निकाल देते हैं, सीएम पद से हटा देते हैं, उस पर आपका क्या सोच है? गौरी लंकेश जो पत्रकार थी उनके बारे में आपका क्या सोच है? तो ये दो तरीके इन सोच के बारे में मैं पूछूं गुप्ता जी से एक बहुत छोटा सवाल, सीधा सवाल जो आज की हमारी चर्चा का विषय भी है। एक बार फिर आपकी पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हैं और इस बार बहाना कंगना का होता है, लेकिन निशाना उन पर होता है, उन्हें गद्दार बताते हैं। आप भी मानते हैं इसे? देखिए, मैं आपसे बताऊं, मेरे मानने आपके मानने से या गुप्ता जी के मानने से कुछ नहीं होता। इतिहास हमेशा जो लिख जाता है वो लिखा रहता है, और जो बातें आ रही हैं ये इतिहास का कहीं ना कहीं हिस्सा है। तो इतिहास ऐसा है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं इस पर आपसे सवाल करूंगा, लेकिन गुप्ता जी को भी मैं चर्चा में ले आता हूं। उमाशंकर गुप्ता जी, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ मुद्दा ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस कह रही है हमें तो इसमें पढ़ना नहीं है, तो क्रिया है तो प्रतिक्रिया तो करनी पड़ेगी? नहीं, देखिए, ये मुद्दा लाया कौन है? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लाई मध्य प्रदेश में मुद्दा। ये मुद्दा तो कांग्रेस ही लाई है। वो कांग्रेस का हाल तो आप देख लीजिए ना। आदरणीय बृजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि हम नहीं लेना चाहते मुद्दा, और उनके जो प्रवक्ता जिनको ले जाकर वहाँ बिठाया वो ट्वीट करते हैं, कांग्रेस ट्वीट करती है। आखिर कोई सामंजस्य नहीं है, कन्फ्यूज़न है। यही कांग्रेस की दुर्गति है और उसी के कारण ये सारी परिस्थितियाँ बनी हैं। अब कंगना रनौत जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार महाराष्ट्र सरकार में हुआ, जिसका हिस्सा कांग्रेस है, और वहाँ जिस प्रकार उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है, क्या उसको उचित ठहराया जा सकता है? आप केवल लीपापोती करने के लिए कुछ भी कहते रहिए, लेकिन इस प्रकार की बदले की भावना को आपकी सरकार करती है और दूसरी तरफ आप उसको निमंत्रण देते हैं, तो ये क्या जनता को बिल्कुल हम बेवकूफ़ समझते हैं क्या? नहीं, एक बात और है उमाशंकर गुप्ता जी, इसमें जितना मैंने राजनीति को देखा है ग्वालियर की, विशेष तौर पर आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता पहले इस तरह की बयानबाजी करते रहे, हालांकि अब सुर बदल चुके हैं। नहीं, देखिए, सवाल है जो ऐतिहासिक बात है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस इन्हीं सिंधिया जी को तो बरसों 50 साल अपने गले लगाती रही, इनके पिताजी को लगाती रही, उनके पिताजी को लगाती रही। उस समय उनको ये बातें नहीं सूझी क्या? आज ये बातें जो सूझ रही है और ये कंगना रनौत को मुद्दा बनाकर आप ये बात कर रहे हैं, तो कंगना रनौत के प्रति आपकी इतनी सहानुभूति है तो महाराष्ट्र में आपकी सरकार जो है आप उस सरकार से अलग क्यों नहीं होते? उस सरकार के मुख्यमंत्री को ऐसी कार्रवाई करने से क्यों नहीं रोकते हैं? ये जो दोहरा चरित्र है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक स्टैंड लेकर पार्टी को चलना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, एक स्टैंड पार्टी का यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और है, क्योंकि सियासत के केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मैं बृजेंद्र सिंह जी आपके पास आऊं, एक सवाल छोटा और करना चाहता हूं मैं हरीश आपसे, क्योंकि आप देखिए यहां पर दोनों ही कंगना रनौत के मुद्दे पर अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मुद्दे पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और इससे समझा जा सकता है कि पूरा चुनाव जो है उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। मृदुल, देखिए, सियासत में कई मोड़ ऐसे आते हैं जब रोचक हो जाती है सियासत। कल तक जो सिंधिया को गद्दार होने का आरोप लगाते थे सिंधिया परिवार पर, आज वो बिल्कुल उनके समर्थन में खड़े हैं और उनके बचाव में खड़े हैं, और कल तक जो बचाव में थे आज वो गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं। और रोचक बात, यहाँ एक रोचक मोड़ और आ गया। कंगना रनौत को लेकर जो भाजपा जिस तरह प्रोटेक्ट कर रही थी महाराष्ट्र के मामले में, और कांग्रेस ने उस मणिकर्णिका रियल फिल्म को रियल फिल्म से जोड़ के
रियल फिल्म का जो डायलॉग है रियल फिल्म में दिखाकर और रियलिटी से जोड़ करके कंगना रनौत को अपने पाले में डालने की कोशिश की। यहाँ पूरी कांग्रेस कंगना रनौत को जहां गाली बक रही है और वहां मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता उसकी रियल फिल्म का एक शॉट निकालते हैं और कंगना रनौत को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण देते हैं। मतलब ये रोचकता है। मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो आपने कहा मृदुल सही कहा, सिंधिया है। कांग्रेस का दर्द ये है कि सिंधिया की वजह से ही आज वो सत्ता से बाहर बैठे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं दर्द और बड़े दुश्मन जो है, बड़ा टारगेट है सिंधिया है। सरकार में आना, सत्ता में आना सेकेंडरी है। पहला टारगेट है किसी भी तरह सिंधिया को उसके घर में कमजोर किया जाए। उनके घर में जो चंबल ग्वालियर चंबल का गढ़ है, जिसके अब जहां गरजते हैं, जैसे सिंधिया जी की ताकत है जो बोला जाता है, उस गढ़ में सेंध लगाकर गद्दारी के आरोप से काम बन जाएगा। खुददारी और गद्दारी वाला इससे काम बन जाएगा। ये सारे नहीं, देखिए वहां जन भावनाओं को जागृत करने का प्रयास है। और जिस तरह रियल फिल्म जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ से लोगों के जो जिस तरह से प्रभावित होते हैं, उस रियल लाइफ को रियल लाइफ में उतार करके लोगों को भड़काने का प्रयास या लोगों को एक तरह से कहा जाए कि इमोशनल टच देने की प्रयास किया जा रहा है। और ये कितनी सफलता मिलेगी आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल एक सवाल लेकिन इससे बहुत इंपॉर्टेंट खड़ा होता है। सवाल ये कि जब इतने वर्षों तक सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे, तो क्या इतिहास तब अलग हो गया था, आज अलग हो गया है ब्रजेंद्र सिंह जी? देखिए, मैं यही प्रश्न जो है अपने मित्र उमाशंकर गुप्ता जी से करता हूं कि जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ही इनके बारे में यही कहते थे। पवैया जी तो खुलेआम जो है बोलते थे, आज भी बोलते हैं। ट्वीट करके वो कहते हैं कि दो सांप के दो मुंह होते हैं। ये अभी ट्वीट किया है इन्होंने सिंधिया जी के सामने। वो तो ये भी बोलते हैं कि जो आप पार्टी छोड़ता है उसे गद्दार बताते हैं। उन्होंने तो इंदिरा गांधी को भी इस फहरिस्त में शामिल कर लिया। नहीं, वो इंदिरा गांधी जी का किया होगा, लेकिन मैं तो अभी ताजी बात कर रहा हूं जो उन्होंने ट्वीट किया है। तो इसके बारे में हमारे मित्रों की क्या धारणा है? तो मैं तो इस बात के ऊपर ध्यान देता हूं कि मध्य प्रदेश के आज हालात खराब हो रहे हैं। 6 महीने में 6500 करोड़ रुपए का कर्जा हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ले चुकी है। इसके पहले 2 लाख करोड़ का कर्जा जो है इन्होंने लिया। आज देश के हालात आप देखें, 38 लाख जो है संक्रमित हो गए हैं। जीडीपी 23% नीचे हो गई है। 186 टन सोना गिर भी हमारा रख गया है और 92,000 तो केवल आज निकले हैं। तो आज जरूरत है कि इसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करें। और सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से सहमत भी हो जाऊं थोड़ी देर के लिए, तो फिर मुझे सवाल पूछना पड़ेगा कि ये आपके नेता हैं सर जो ट्वीट कर रहे हैं। आपके नेताओं को फिर इस तरीके का ट्वीट नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि किसी भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, जब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से जो है वो करने लगी कि वो केवल एक जैसे कि पार्टी के कोई सदस्य हों उनके, तो ये अगर मैं इसे क्लियर करता हूं और ज्यादा साफ और सवाल पूछता हूं उमाशंकर गुप्ता जी से। जब आप कमलनाथ सरकार को गद्दार बताएंगे तो फिर हम क्यों ना बताएं, ये कह रहे हैं। ये है क्रिया की प्रतिक्रिया। गुप्ता जी क्या कहेंगे? विश्वास नहीं, लोगों ने किया ना। सवाल ये है कि नहीं, शुरू कहां से किया? आप गद्दार सिंधिया जी को कह रहे हो। आप गद्दार उन 22 लोगों को कह रहे हैं जो कांग्रेस छोड़कर विधानसभा की सदस्यता, मंत्री पद और विधायक छोड़कर, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में अराजकता का वातावरण काम नहीं हो रहा था, परेशान थे, क्षेत्र की जनता को जवाब नहीं दे पा रहे थे। सिंधिया जी जब एक इतने प्रमुख नेता हैं और जब वो बात कहते थे कि अगर जनता को जो हमने वायदे किए वो पूरे नहीं कर पाए तो मैं सड़कों पर मुझे उतरना पड़ेगा, तो आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि उतर जाइए सड़कों पर। इतना अहंकार और अहम जिस सरकार में आ गया था उसको छोड़कर आए, उनको आप कहते हो कि गद्दार है। गद्दारी और धोखा तो आपने जनता को दिया है। ये 1.25 साल में मध्य प्रदेश को लूट लिया, अराजकता का वातावरण बना दिया, कानून व्यवस्था कुछ बची नहीं, गरीबों की योजनाएं सब ठप कर दी। ये सारा हाल आपने मध्य प्रदेश का कर दिया था। शुरुआत तो वहां से हुई है मृदुल जी कि आपने गद्दार कहना ये शुरू किया है इन लोगों को, और हम इन लोगों का कहना और हमारा कहना है कि गद्दारी तो अगर इन लोगों को आप कहते हैं सर, वही तो हम पूछ रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह, वही तो हम पूछ रहे हैं। जहां तक ये आपको बता रहे हैं, आप इन्हें बता रहे हैं, तो भाई कौन है गद्दार? सामने आए। कंगना, मैं आपसे जवाब दे रहा हूँ जी गुप्ता जी, इसके बाद ले रहा हूँ आपको। मेरे बताने से और इनके बताने से न कोई गद्दार हो जाएगा, ना कोई विश्वासघाती। तो जनता बताएगी बेहतर चुनाव। जनता जनार्दन इस बात को समझती है कि जिन्होंने अपने मत के साथ किसी को जिताया और उस मत को बेचकर दूसरे ने धोखा दिया, तो स्वाभाविक रूप से विश्वासघाती होगा। तो जनता तय करेगी कि गद्दार कौन है, विश्वासघाती कौन है। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन कह रही है। जहां उपचुनाव होना है, ये उपचुनाव में 1,000 रुपए का टोकन अमाउंट दे के
फर्जी घोषणाएं कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं और कर्जा पे कर्जा ले रहे हैं। नहीं, तो इस फर्जी घोषणा से मुझे एक चीज और याद आ रही है सर, क्योंकि इस चुनाव में अभी तक बहुत सारे ऐसी बातें सामने आई हैं। आपके टिकट वितरण को लेकर प्रत्याशियों का चयन हुआ, उसके बाद कुछ बयानबाजी सामने आई ब्रजेंद्र जी। तो क्या हम ये मानकर चलें कि आप पूरा फोकस ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही रखना चाहते हैं, इसलिए आपके नेता इस तरीके का ट्वीट करते हैं? उमाशंकर गुप्ता जी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं तुरंत। मैं बिल्कुल जो है सिंधिया जी के ऊपर फोकस करना नहीं चाहता, क्योंकि सिंधिया जी एक पात्र हैं जैसे और लोग बीजेपी के पात्र हैं। अब वो उतने बड़े नेता तो है नहीं, तो ये हम तो मुद्दों के ऊपर जाना चाहते हैं। हमने 1.5 साल के अंदर जो बेहतर काम किए थे, हम अपने विकास कार्यों के दम के ऊपर जाएंगे, नेगेटिव सोच के साथ नहीं। बिल्कुल। और ये अगर आपकी सोच है ब्रजेंद्र जी, तो मुझे लगता है कि आपको आपकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या जो नेता हैं जो इस समय ग्वालियर में मौजूद हैं, अगर वो इस तरीके का ट्वीट करते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा, हालांकि आपने उस पर सफाई दी। उमाशंकर गुप्ता जी 100% पॉजिटिव सोच के साथ। ठीक है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं गुप्ता जी, एक छोटा जवाब ले लेता हूं, मुस्कुरा भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सारे चुनाव जो है विकास के मुद्दे पे लड़ती रही है। हम इस चुनाव को भी विकास के मुद्दे पर ही लड़ना चाहते हैं। ये ट्वीट तो कांग्रेस करती है, गद्दार तो कांग्रेस कहती है, सिंधिया पे अटैक तो कांग्रेस करती है। हम तो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने लड़े हैं। और इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ झूठी घोषणा पर चुनाव लड़ते हैं। उमाशंकर गुप्ता जी चुनाव में गए, हाँ नहीं, हम ये कह रहे हैं कि मैं वही जवाब दे रहा हूं मृदुल जी, कि हम जब चुनाव में गए 2003 में जो वायदे किए, 2008 में चुनाव में गए तो वो लेकर गए कि ये वायदे किए थे, ये हमने पूरे किए। 2013 में जब गए तो 2008 में ये वायदे किए थे, ये पूरे किए। ठीक है, देखिए आपका 15 साल का पूरा कार्यकाल है, 18 में ब्रजेंद्र जी का 15 महीने का है, जिस पर मुद्दे हमने देखा है, जिस पर बातचीत हो रही है, जिस पर जनता के बीच आप जाने की कोशिश में हैं। फैसला जनता करेगी, लेकिन बिल्कुल सर, इसका भी फैसला जनता करेगी और गद्दार कौन है इसका फैसला भी जनता करेगी। पर ही जाना चाहते हैं। हाँ, हम इस प्रकार का कोई मैं सिर्फ एक छोटा कमेंट आखिर में हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश जी का लेना चाहता हूँ। हरीश जी, एक बात बड़ी अहम हो जाती है, यहाँ पर घूम फिर के बात आती है कि जनता फैसला करेगी। एक मृदुल जी ब्रजेंद्र सिंह जी जो बात कहती है, वो वहाँ के प्रवक्ताओं को कांग्रेस की पार्टी मानती है कि नहीं? मध्य प्रदेश में 15 साल और 1.5 साल का भी फर्क देखिए। स्वास्थ्य दोनों नेता भले ही अपनी बात करें, लेकिन ऑक्सीजन कांग्रेस भले ब्रजेंद्र सिंह जो सुलझे हुए नेता हैं और वो व्यक्तिगत अटैक करने से बच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का फोकस ग्वालियर चंबल में सिर्फ सिंधिया है, वो भाजपा नहीं। और सिंधिया का फोकस होने का मुख्य कारण जैसे बताया, सत्ता में आए ना आए, सिंधिया को इतना कमजोर कर दें कि सिंधिया इधर के रहे ना उधर के रहे। इनका मकसद एक ही बड़े नेताओं का, सिंधिया को भाजपा से ज्यादा या सत्ता में आने से ज्यादा वो सिंधिया पार्टी इसलिए कर रहे हैं, सिंधिया को बता दें कि गद्दारी करके जाने का, जो बार बार जो बोलते हैं कि गद्दारी की, तो ये बताना चाहते हैं जनता के बीच में कि वो आपको इसका प्रतिफल मिला है। तो सिंधिया जब कांग्रेस छोड़ के गए कैसे ना भाजपा में जैसे ही कमजोर होंगे ग्वालियर चंबल, तो भाजपा जिस तरह की पार्टी है, भाजपा में बड़े बड़े दिग्गज जाते हैं, समुद्र जाने के बाद छोटे हो जाते हैं, तो जैसे ही कद कम होगा तो कांग्रेस को कहीं ना लाभ मिलेगा। तो ये उस दिशा पे पूरे नेता काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा हरीश, क्योंकि इसको लेकर कहा जा रहा है कि जनता ही आखिरी फैसला करेगी। अब जनता फैसला करे कि कौन गद्दार है, इतिहास आपके पास है, फ्यूचर भी आप जान जाएंगे क्या रहेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।